हेलो फ्रेंड्स, जयसी सिंह जी का सवाल है, जो आपने क्लच प्लेट चेंज कराई थी अंडर वारंटी, क्या उन लोगों ने ऐसे ही चेंज कर दी या फिर कुछ नखरे और नाटक किए थे? दरअसल आप लोगों ने देखा, जब मैं गाड़ी का काम कराने गया तो वारंटी में कुछ पार्ट्स मैंने चेंज कराए थे जिनमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट भी थी। और दूसरा एक और क्वेश्चन है कि इन फ्यूचर ये डीजल गाड़ियां यूरिया डालने के बजाय किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगी ड्यू टू वॉर। तो देखो जी, ऐसा तो कोई अभी तक अपडेट नहीं है कि इसके ऊपर कुछ काम हो रहा हो या फिर इसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी ये लोग लाएंगे या बिना यूरिया वाला जो डीपीएफ सिस्टम है इसको अडॉप्ट करेंगे। बिना यूरिया वाला डीपीएफ सिस्टम अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं क्योंकि उसकी लाइफ कम होती है। डीपीएफ चोक होने की प्रॉब्लम ज्यादा आती है और नॉक्स को उस लेवल तक वो कम नहीं कर पाता जितना कि यूरिया डालने के बाद आप आराम से करा सकते हो, उस लेवल तक जो लेवल गवर्नमेंट का दिया हुआ है कि भैया इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वाली प्रॉब्लम आप भूल जाओ। यूरिया का कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं होता गाड़ियों में कि उसके लिए क्राइसिस में आपको कोई रेट हाई हो जाए। यूरिया का खर्चा अगर आप सही से गाड़ी चलाते हो तो करीब 40,000 किलोमीटर में आधा टैंक खत्म होता है। लगभग 12 लीटर का टैंक है मेरे इस गाड़ी में, किया कैरेंस में। आधा टैंक से थोड़ा सा नीचे आया है, लगभग गाड़ी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें मैंने अपना ओनरशिप रिव्यू दिया है, वो वीडियो देखना, मैंने लाइव दिखा रखा है। तो यूरिया का इतना ज़्यादा कोई मारामारी नहीं है। क्लच प्लेट का ये पूछ रहे हैं वारंटी में कैसे कराया। देखो, आप सब लोग जानते हो, सर्विस सेंटर में जब जाते हो तो सर्विस सेंटर वालों की कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स आपको बेच सकें। हर चीज़ को पहले तो डिनाई करते जाएंगे, ये है और ये है और ऐसा है। वो आप कितने खड़े हो और आपको कितनी नॉलेज है, तब आप उनसे वो चीज़ें क्लेम करा सकते हो। मेरे केस में भी ऐसा ही था। क्लच प्लेट तो ऐसा आइटम है, वो घिसने वाला आइटम है, इसकी तो वारंटी नहीं होती। लेकिन नहीं, वारंटी उसकी भी होती है। जिस किसी पार्ट्स में भी अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, आप ये प्रूव कर सकते हो, तो फिर उसमें वारंटी आप ले सकते हो। वो बहुत थिन लाइन होती है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट और ड्राइविंग का फॉल्ट। वो थिन लाइन से अगर आप उसको समझ पाए और उनको समझा पाए। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। थोड़े बहुत नाटक, थोड़े बहुत नखरे थे, उनको समझाया और जब दिखाया, जो चीज़ पार्ट निकल के बाहर आया, तो फिर वो वारंटी में क्लेम उन्होंने कर लिया। तो आप लोग भी कभी वारंटी में कोई चीज़ क्लेम करने जाते हो तो थोड़ा सा आंखें खुली रखा करो और अपना लॉजिक थोड़ा क्लियर करो। थोड़ी बहुत ABCD गाड़ियों के बारे में आपको रखनी चाहिए, जो मैं हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करता ही रहता हूँ। प्रीवियस वीडियो जरूर उठा के देखा करो, धीरे धीरे इंटरेस्ट बनाओ, इससे आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस कम होगा। वैभव कटारिया जी का अगला सवाल है, मेरे पास वैगनआर AMT है, 8 साल पुरानी, 48,000 किलोमीटर चल चुकी है। क्या इसका AMT ऑयल चेंज करना सही है या ऐसे ही ओके रहने दें? क्योंकि मैंने जितना रिसर्च किया उतना पता चला कि ऐसा करने से AMT एक्चुएटर खराब हो सकते हैं। आपने जो रिसर्च किया थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा गलत है। मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले तो देखो, 8 साल हो चुके हैं, गाड़ी इतनी चली है। अब इसका ऑयल जो आप चेंज करना चाह रहे हो, इसकी अभी जरूरत नहीं है। क्या एक्चुएटर खराब हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खराब हो सकते हैं, लेकिन तब अगर उनका काम सही से ना हो, अगर उसको पूरी नॉलेज के बिना खोल दिया जाए। क्योंकि ये मेगाट्रॉनिक और एक्चुएटर्स के बीच में जो रिलेशन होता है, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। प्रोग्रामिंग करप्ट ना हो, प्रॉपर आप उसकी फिटिंग करो, उनके एक्चुएटर से छेड़छाड़ नहीं करनी है, उस कंडीशन में आप करोगे तो कोई एक्चुएटर ख़राब नहीं होंगे। लेकिन हाँ, कोई अनाड़ी इंसान खोल देगा तो एक्चुएटर आपके ख़राब हो सकते हैं। कोशिश ये करो कि उनको अभी ना छेड़ो, उसको अभी चलने दो। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर इतना लोड नहीं है, वो ऑयल इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। उसका हीट साइकिल ऐसा नहीं है कि बहुत हीट पे चल रहा है तो उसको ऑयल को चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हीट ही बहुत कम आती है, गेयरबॉक्स से भी कम। और एक्चुअल में ये जो AMT गेयरबॉक्स होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। थोड़ा सा चलने में आपको अलग फील कराते हैं, जब गियर शिफ्ट होता है तो आपको पता चलता है। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है गियर शिफ्टिंग वाली और पैर के दर्द वाली क्लच की वजह से, वो सॉल्व कर देते हैं। मेंटेनेंस इनका कम होता है क्योंकि एज ए मैनुअली हैं। यहाँ पे एक एक्चुएटर बस अलग से लगे होते हैं, जो एक एक्चुएटर क्लच को दबाता है, रिलीज करता है, दूसरा एक्चुएटर गियर को शिफ्ट करता है। सेलेक्टर अलग एक्चुएटर काम करता है और शिफ्टर पे अलग एक्चुएटर काम करता है। मतलब थोड़ा एक डिफरेंट सा सेटअप है जो मेंटेनेंस फ्रेंडली है। अब आते हैं सीधे अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है हमसे नीतीश सिंह जी ने। ये कहते हैं, सर मैं 37 साल का हूँ और मैंने ड्राइविंग स्कूल से भी ड्राइविंग सीखी है और अब मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ, वो मेरी फर्स्ट कार होगी। इनके ब्रैकेट में 2 गाड़ियां हैं, नेक्सॉन प्योर प्लस S और 3XO MX3। आगे भी इनको कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है वो देखो। कंफ्यूजन क्या, ये आजकल देखो ना क्या चल रहा है, क्यों बंदा कंफ्यूज हो रहा है। मार्केट में जो चल रहा है उसको पूरा अपने दिमाग पे मत हावी होने दो। इनकी बात सुनो। 3XO को सभी अच्छी गाड़ी बताते हैं, पर उसकी सेल नेक्सॉन से हाफ है। रिसर्च करने पे पता चला 3XO की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 9,000 यूनिट पर मंथ है, अदरवाइज एवरेज बुकिंग तो 20,000 यूनिट है। और नेक्सॉन की पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी ही 25,000 यूनिट है। रिसर्च कहाँ कर रहे हो? इंटरनेट पे लिखा है, किसी ना किसी ने लिखा है। कब सही कब गलत लिखा है नहीं पता। आजकल लोग रिसर्च कर रहे हैं हर चीज़ पे। रिसर्च कहाँ करते हैं? गूगल करके। गूगल पे भी कोई ना कोई लिखता ही है और गूगल को भी मालूम है कि कौन क्या रिसर्च करने आएगा, कौन से कीवर्ड डाल के आप ढूंढोगे। उन कीवर्ड्स को डाल के
वो अपनी चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं कि भैया ये कीवर्ड्स कोई ढूंढे तो उसको ये बताना, ये कीवर्ड्स कोई ढूंढे तो ये बताना। रिसर्च ग्राउंड पे करो, इंटरनेट पे नहीं। दूसरा, उसकी उतनी बिक रही है, उसकी उतनी बिक रही है, ये इंटरनेट पे देखने से अच्छा है आप रोड पे देखो ना, गाड़ी किसकी ज़्यादा चल रही है, रोड पे कौन सी गाड़ी खड़ी हो रही है, मार्केट में क्या है, ग्राउंड पे। सिर्फ इंटरनेट पे रह जाओगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब ये मुझसे क्या चाहते हैं, अब क्या करूं आप बताओ। मेरी रनिंग 20 किलोमीटर पर डे है। रनिंग कितनी कम है, 20 किलोमीटर रोज की। साल में एक ट्रिप 1200 किलोमीटर आना और जाना ये मिला के होता है। आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी सही रहेगी मेरे लिए, या फिर ब्रेजा फेसलिफ्ट या सोनेट फेसलिफ्ट का वेट कर लूँ। अब एक चीज़ और देखो, फेसलिफ्ट का वेट कर लूँ। रोज आपको पता रहता है ये गाड़ी का ये फेसलिफ्ट आने वाला है, ये गाड़ी का ये फेसलिफ्ट आने वाला है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। ये गाड़ियां बेचने की कंपनी की स्ट्रेटेजी है, आप लोग इससे कब बाहर निकलोगे। क्या जरूरी है जो फेसलिफ्ट आ रहा है वो ज्यादा ही अच्छा आएगा? ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जिनके फेसलिफ्ट बेकार आए और पहले वाली गाड़ियां अच्छी थी। जो गाड़ी करंट मार्केट में अपने आप को प्रूव कर चुकी है, उसमें जो अपडेट होने थे अपडेट हो चुके हैं। जिन लोगों को पैसा लगा के R&D का सफेद चूहा बनना था वो बन चुके हैं और गाड़ी मार्केट में चल रही है, तो उसको आप लेने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? अपने पैसे फालतू आप क्यों लगाने हैं? रिस्क फैक्टर अपना बढ़ाना क्यों है? फेसलिफ्ट के लिए सिर्फ, जिस फेसलिफ्ट का आपको कुछ पता नहीं, सिर्फ एक झलकी दिखाते हैं ऐड में। वो झलक दिखेगा, एक पहिया दिख गया, एक किसी की रूफ रेल दिख गई, कोई ऐसे घिसता हुआ दिख गया, बस वो फेसलिफ्ट आ रही है, आप बैठे हो भाई साहब फेसलिफ्ट आएगी मैं ले लूंगा। अरे क्या आएगी फेसलिफ्ट, पता भी तो होना चाहिए। आ जाए मार्केट में फेसलिफ्ट चल जाए उसके बाद जाना। हाँ, पैसे अगर ज़्यादा हैं तो आप सफ़ेद चूहा बन जाओ, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जिनको हर साल 2 साल में गाड़ी चेंज कर देनी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब पहली बार गाड़ी ले रहे हो, 37 साल की उम्र में अब आ चुके हो, अब ड्राइविंग आपने सीखी है, तो ये सब काम मत करो। मार्केट की हवा के साथ बहते मत जाओ। आपकी एज के हिसाब से आप एक मैच्योर इंसान हो, मैच्योरिटी वाले फैसले लो। इंटरनेट पर जो चल रहा है वो चलने दो। इसके लिए पहला सजेशन तो मेरा ये होगा, आप अभी पहली जो गाड़ी ले रहे हो, आपको गाड़ी का ABCD नहीं पता है, आप सभी रिसर्च कर रहे हो। इसके लिए आपको ऐसी गाड़ी चुननी है जिसके मेंटेनेंस कम आते हो, और मेंटेनेंस आता भी हो तो सस्ता रिपेयर होता हो। 3XO की तरफ नहीं हो सकता। नेक्सॉन में जो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स आते हैं बार बार, और कई गाड़ियों में तो ऐसे आते हैं लोग समझ भी नहीं पाते, समझते समझते उनको 2 साल लग जाते हैं। एक भाई साहब हैं हमारे सब्सक्राइबर, उनको नेक्सॉन का फॉल्ट समझने में 1 साल लग गया। दूसरे साल से कंप्लेन करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया वारंटी खत्म हो गई। आपके पास भी नेक्सॉन होगी डीजल वाली, तो बताना एक्सीलेटर लेते समय जैसे आप पेडल दबाते हो उसका, तो एकदम से स्पीड नहीं पकड़ती, बीच में एकदम से दब जाती है, फिर जाके स्पीड पकड़ती है। अभी तक सर्विस सेंटर वाले भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब वारंटी में भी नहीं पकड़ पाए थे, अब तो वारंटी खत्म हो गई, और ये केस ज़्यादा आते हैं। आप हुंडई की गाड़ी ले लो, मारुति की गाड़ी ले लो, और ऐसी गाड़ी लो जो मार्केट में अपने आप को प्रूव कर चुकी हो। छोटी गाड़ी ले लोगे तो कोई बुराई नहीं है, उससे आपकी कोई रेपो नहीं घिस जाएगी, इसमें आप अच्छा एक्सपीरियंस पाओगे। उसके बाद अपडेट करके दूसरी गाड़ी में जाओगे तो अच्छा रहेगा। और इससे भी अच्छा सजेशन आपके लिए तो ये होगा, आप एक यूज्ड कार लो। आप कोई वैगन आर ले लो, ऑल्टो ले लो, जो गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो, कम पैसों में मिल जाएगी, और वो गाड़ी पे आप अच्छे से अपना हाथ साफ करो। दूसरा, आप जब गाड़ी लोगे सेकेंड हैंड, तो उस गाड़ी में कुछ ना कुछ काम निकलेगा, पहले निकलता ही है। यूजुअली सेकेंड हैंड कार में काम इसलिए निकलता है क्योंकि उसने अपने हिसाब से मेंटेन की थी गाड़ी, आप अपने हिसाब से करते हो, तो आप काम कराते हो। जब आप काम कराते हो तो आपका काम तो होता है, आपका एक्सपीरियंस भी वहाँ बढ़ता है, जिसकी कोई कीमत नहीं। आप वहाँ एक्सपीरियंस लोगे, जो छोटे मोटे काम आप कराओगे, आपको गाड़ी की ABCD के बारे में पता चल जाएगा, साथ में आपका हाथ साफ हो जाएगा, गाड़ी अच्छे से आप ड्राइव करने लग जाओ। और जब गाड़ी को सेल करोगे उसमें डेप्टेशन भी इतना नहीं होगा। सबसे वाइस डिसीजन तो यही होगा। बाकी आपके लिए 3XO और नेक्सॉन में अगर आप चुनना चाहते ही हो कि नहीं मुझे वही गाड़ी पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों को होता ही है कि भाई साहब मुझे तो पसंद है ये, तो पसंद के आगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। नेक्सॉन और 3XO में फिर आप 3XO ले लेना। मेरे ख्याल से इतना क्लियर शायद ही कोई बताता, जितना मैंने कर दिया, उसके पीछे का रीज़न भी देके बता दिया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में भारत भूषण जी कह रहे हैं, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूं और मैं 2 व्हीलर से अब पहली बार 4 व्हीलर लेने जा रहा हूं। मेरा बजट 5 से 6 लाख रुपए है। मैंने इग्निस को चूज किया है क्योंकि उसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन आता है और वो लो मेंटेनेंस कॉस्ट गाड़ी है। इनकी डेली रनिंग जरा देख लो कितनी है, लगभग 30 किलोमीटर पर डे। लेकिन इनके मन में भी एक शंका और डर है इंटरनेट के थ्रू। क्या डर है? मैंने सुना है कि मारुति इग्निस कंपनी डिसकंटिन्यू करने वाली है, तो क्या ये बात सही है? और अगर डिसकंटिन्यू कर दिए तो फिर इसके पार्ट्स की मुझे दिक्कत आ जाएगी, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा ये जानना चाहते हैं। एक्स्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नियोस पसंद नहीं है क्योंकि इनके माइलेज लो होते हैं। प्रायोरिटी इनका माइलेज और लो बजट है, ठीक है। अब ये मुझसे जानना चाहते हैं कि कोई आप अच्छी एडवाइस दो
क्योंकि आप नॉन बाइस्ड एडवाइस देते हो, कस्टमर फ्रेंडली एडवाइस देते हो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हम पे इतना भरोसा जताने के लिए। देखो जी, मैं बैठा ही इसीलिए हूँ, अगर कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है तो मैं अपने आप को उस जगह पे रख के जवाब दूँ। पहला तो देखो, आप गाड़ी ले रहे हो पहली बार, जो अभी पहले वाले भाई साहब को बताया, आपको भी यही कहना चाहूँगा, थोड़ा बहुत गाड़ी का अगर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ABCD गाड़ी की मालूम होनी चाहिए, तब गाड़ी के ऊपर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। कोई यूज्ड कार मिल जाए, बजट कम है, यूज्ड कार मिल जाए तो उस पे चले जाओ, उसके बाद अपडेट करके दूसरी गाड़ी पे आ जाओ, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इग्निस पसंद ही आई है और आपका बजट में भी आ रही है, टू व्हीलर चलाते ही हो, तो थोड़ा बहुत इंजन के साथ होगा ही आपका तालमेल, तो फिर नई गाड़ी में आपको जो गाड़ी पसंद आ रही है वो गाड़ी एक अच्छी गाड़ी है। रही बात की कंपनी क्या प्रोडक्शन बंद कर देगी, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये मॉडल थोड़ा सा लंबा हो गया है, लंबे टाइम से चला आ रहा है। हो सकता है कंपनी इसका कुछ फेसलिफ्ट ले आए या इसका कुछ नाम बदले, या हो सकता है कि बंद भी कर दे। लेकिन बंद भी कर दे तो आपको घबराने की इसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि ये मारुति की गाड़ी है। मारुति की गाड़ियों के पार्ट्स 10 साल बाद भी मिल जाते हैं। अदर कंपनीज के जैसा नहीं है कि वो पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्होंने मार्केट में गाड़ियां ही कम बेची थी। मार्केट में कितना शेयर है, गाड़ियां कितनी है, उस हिसाब से ये लोग पार्ट्स बनाते हैं। और मारुति के पार्ट्स ना भी डिमांड हो तब भी अवेलेबल होते हैं। अगर इग्निस बंद भी हो जाती है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि उसकी रीसेल वैल्यू को भी लेके घबराने की जरूरत नहीं। बाकी कौन कब क्या करता है ये तो वही लोग जानते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ट्रुथ पेपर के नाम से आईडी है, ये सवाल करते हैं, सर आपके हर एक वीडियो पे सवाल लिख रहा हूँ, इस उम्मीद से शायद आप कहीं तो पढ़ लेंगे। आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। आपके शहर हल्द्वानी में एक फॉर्च्यूनर मिल रही है 2010 मॉडल, 1.25 लाख किलोमीटर चली हुई है, और इसके मालिक ने 2030 तक का टैक्स एक्सटेंड करा रखा है, यानी कि पेपर का काम। हाँ आ जाओ, हेलो कह दो, कह दो। बाय बाय, अब मैं जा रही हूँ। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ। हाँ तो मैं कहाँ था, 5 लाख रुपए कीमत बोल रहे हैं, क्या लेना सही रहेगा? मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है, बस बचपन का शौक पूरा करना है, न्यू फॉर्च्यूनर लेने की मेरी हैसियत नहीं है। ऐसा मत बोलो भाई साहब, सब होती है हैसियत, बस हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है। ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हो, आप अपनी प्रायोरिटी को पहले रखते हो। माइलेज मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि चलाना ही बहुत कम है। आपकी राय क्या रहेगी? अगर सौदा होता है तो आपको ले जाना चाहूँगा इंस्पेक्शन कराने के लिए, और लेने के बाद सर्विस भी आपसे ही करूँगा। आपकी जो भी फीस होगी मैं पे करूंगा, काइंडली एडवाइस मी। तो देखो सर, सबसे पहली बात, ये जो 5 लाख रुपए की डिमांड है 2010 मॉडल फॉर्च्यूनर की, ये इनकी ज़्यादा है। लग्जरी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू कम होती है। आप अगर टोयोटा की इनोवा लोगे तो इसकी रीसेल ज़्यादा होगी, फॉर्च्यूनर की रीसेल कम होगी। मर्सिडीज की रीसेल कम होगी, BMW की रीसेल कम होगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रीसेल कम होगी। 5 लाख रुपए अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो उनसे पूछना जरा 2010 में कितने में आपने ये गाड़ी खरीदी थी। 1.25 लाख किलोमीटर आप गाड़ी को चला चुके हो, उसके बाद 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हो, और मुझे लगता नहीं कि गाड़ी 1.25 लाख किलोमीटर चली होगी, क्योंकि फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी रखने के बाद, और वो भी हल्द्वानी शहर में जहां से हिल लग जाता है, पहाड़ शुरू हो जाते हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि ये गाड़ी ज्यादा चली हुई हो। प्रैक्टिकल डिसीजन तो ये होगा कि जज्बातों में ना बहते हुए आप इस गाड़ी को ना लें। इस गाड़ी की एक्चुअल कीमत अगर मैं देखूं, अपने लिए लेने जाऊं, तो 3 लाख से ऊपर नहीं दूंगा। ये गाड़ी 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। गाड़ी का सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये गाड़ी मोटा खर्चा लेके जाएगी। लाख 1.5 लाख रुपए तो इनके ऐसे ही सस्पेंशन ले जाते हैं। एक छोटा सा इंजेक्टर अगर आप कराने चले जाओ, पंप कराने चले जाओ, तो 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं। एक तरह से हाथी खरीदना आसान है, उसको पालना मुश्किल है। तो मैं तो एडवाइस यही दूंगा कि उस गाड़ी की तरफ ना जाते हुए कोई प्रैक्टिकल गाड़ी आप ले लो। हाँ, कुछ अगर लुक ही चाहिए भाई, घर के आगे गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आप इससे कम पैसों में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ये गाड़ियाँ 2-2, 3-3 लाख रुपए में उठा के ला सकते हो। 2 लाख रुपए में बहुत बढ़िया कंडीशन में गाड़ी। क्यों? क्योंकि इनकी रीसेल इतनी होती नहीं है। बाकी आपको Q&A कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना मुझे ज़रूर, और अगर पसंद आ रहे हैं, चाहते हो कि सीरीज़ बंद ना हो, तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।